अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी धुआंधार लेकिन बड़ी छोटी सी बड़ी प्रिसाइज फोकस प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, और उसका मकसद बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था दो चीज़ों का, जो एकदम जब आप सुनते हैं बातें तो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये इम्प्रेशन अपना डिस्पेल किया कि वो बहुत बेचैन है नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि ना उनको मेरी ज़रूरत है ना मुझे उनकी ज़रूरत है। वो तो मौलाना फजल रहमान एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, तो हमने कहा ठीक है हम भी आ जाएंगे। एजेंडा के ऊपर भी उन्होंने कहा अभी एजेंडा जब बैठेंगे तो तय हो जाएगा। और मुलाकात के बारे में नवाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि अगर वहाँ आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। पहले ही मीडिया में ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं कि अगरचे मौलाना फजल रहमान ने बहुत कोशिश की है मुलाकात करने की, करवाने की रादर इन दोनों की, लेकिन नवाज शरीफ साहब कुछ जो से हैं इस पर बहुत कॉन्शियस हैं और उनको गिले भी हैं बहुत, और कुछ और भी अवामिल हैं। वो क्या अवामिल हैं उनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और फ़ौज क्लियरली एक बार फिर जरदारी साहब के निशाने पे है वो, और जब मैं अभी आपको एक दो शॉर्ट भी सुनाऊंगा, उन्होंने उसमें नाम तो नहीं लिया लेकिन रेफ़र उन्होंने क्लियरली उनको ही किया जब उन्होंने कहा कि ये लोग ये रहने दें, ये आपका काम नहीं, हम पार्लियामान में खुद ही लड़ झगड़ के अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे। और मुझे वो बयान याद आ गया जो 2-3 साल पहले जरदारी साहब का फेमस बयान, वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग 3 सालों के लिए आते हैं, हम यहीं हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने आज भी एक बात की, उन्होंने कहा कि ये जौन सा है जमहूरियत के दौर से ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हुए में ये इन बिटवीन लाइन्स ये हो क्या रहा है। क्या अनवर मजीद की गिरफ्तारी के बाद और ख़ास आज उनके बेटे के बाद भी, और जो लेटेस्ट स्कैंडल जो वहाँ पे चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो इस वक्त 100 अरब क्रॉस कर गया है, और आज चीफ जस्टिस ने कराची में बहुत जिसको सरजनिश की है जब पता ये लगा कि तकरीबन 14 अरब की जो चीनी स्टॉक हुई थी 9 मिल्स में अनवर मजीद ग्रुप के नीचे जो हैं, उनमें से 11 अरब रुपए की चीनी गायब कर दी गई है। जाहिर है वो लोग बीच में अफसरान मिले हुए थे और उनके साहबजादे भी अरेस्ट हो गए, और ये भी बातें चल रही हैं मार्केट में कि वो कोशिश कर रहे हैं अनवर मजीद अपना वादा माफ गुआ बनने के। तो ये जरदारी साहब इस वक्त मैदान में क्यों कूदे हैं? क्या इनको लग रहा है कि फ़ेज़ 2 ये होंगे जो अनवर मजीद फ़ेज़ 1 थे सारे स्कैंडल का? और उस पर उन्होंने आज सुबाइयत की भी बातें की, उन्होंने उस पर 18th अमेंडमेंट को भी बीच में लाने की कोशिश की। क्लियरली ही इज़ डिगिंग इन हिज हील्स। इन चीज़ों पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। आज बैरिया टाउन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज बैरिया टाउन ने क्या कहा, और ये वही बातें हैं जो कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में एक दो खदशात का इजहार किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी को मसले को उठाया है और बड़ी उसमें मानी खेज और लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो आपके हक़ में है उस पर कुछ हयात दी हैं, वो भी शेयर करेंगे। और उसकी भी बात करेंगे। शाहरुख, आपको याद है जब एक बच्चा 2010 में 12 में मर्डर हुआ था, और ये शाहरुख जतोई, पैसा बहुत है लोगों के पास, और आज जो इनकी वीडियो चली सजाए मौत चलने के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे कि इस मुल्क में इतना घुमंड है लोगों को अपने पैसे का और इल गॉटन वेल्थ का कि वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस के आप सामने भी खड़े होकर तमस्खर उड़ाने की जुर्रत कर सकते हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे इन तमाम चीज़ों पर बात। मैं सबसे पहले आपके अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करा दूँ। इरशाद भट्टी साहब हैं इस्लाम स्टूडियो में, एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हमारे अनदर फ्रेंड फ़ाहद हुसैन ने, एग्जीक्यूटिव एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ के नेटवर्क के भी टेलीविज़न के, और कराची में हमें ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। मज़हर, आपसे शुरू कर लेते हैं। आज जो ये बयान आया है इसको किस पैराए में देख रहे हैं? क्या ये जो क्लोज इन हो रहा है FIA की तहकीक, चीफ जस्टिस को जाके कराची बैठना पड़ा, आपके शहर में फोर्स करना पड़ा सिंध गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंटेशन शेयर करने पे, जो कागजात थे रिकॉर्ड्स लेने के ऊपर, क्या ये उनको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल गेम एंड की तरफ जा रही है? और एक और जो बात की आसिफ जरदारी ने आज एक सवाल के जवाब में, जब प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ ये मोहरा दूर तक चलेगा क्योंकि इस मोहरे के अपने पास कुछ नहीं है। क्या देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है?
शुक्रिया मालिक। देखिए, मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि 2013 का जो कराची ऑपरेशन था वो टर्निंग पॉइंट था, और उसमें वो माजी के ऑपरेशन से बड़ा मुख्तलिफ ऑपरेशन रहा है, और उसमें बहुत सी चीज़ें खुली हैं, जिसमें पहली मरतबा हमें क्राइम एंड पॉलिटिक्स का नेक्सस नज़र आता है, हमें टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से चीज़ें नज़र आती हैं, हमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चीज़ें नज़र आती हैं, और बहुत सा ऑपरेशन टारगेटेड था, जिसमें नज़र आया हमें कि एक तरफ तो ये लाइन खींच दी गई थी कि नो मोर MQM उस शेप में, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ मिलिटेंट्स की तरफ ही नहीं गए, बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हमें नज़र आई MQM की ब्रेक में, MQM दूसरी MQMs बनने में। फिर दूसरी तरफ लियारी गैंग वॉर के ख़िलाफ़ पहली मरतबा ऑपरेशन बहुत संजीदगी से हुआ, उसमें बड़ी गिरफ्तारियों, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया 3-4 लोगों की गिरफ्तारी और उससे, जिसमें निसार मुराई जो फिशरमैन सोसाइटी के थे, फिर मंजूर काका जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के चेयरमैन थे, वो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन उनके हवाले से वहाँ जब रेड हुआ तो 14,000 के करीब फाइलें वहाँ से ले गई FIA। बाद में सुना कि नैब के हवाले चीज़ें कर दी गई। ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर फाइनली डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये, नुक्ता ये है कि जितने केसेस मैंने आपको बताए वो अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे हैं। जरदारी साहब या तो पहली मरतबा डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पे भड़के थे, या अब जो ओमनी ग्रुप के खिलाफ एक्शंस होने जा रहा है, जिसकी इब्तिदा बिल्कुल नवाज शरीफ के आखिरी दौर में हुई थी, और ये जो सूरत हाल है उसमें वो संजीदगी से ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक तरफ, जरदारी साहब के दोस्त अहबाब दूसरी तरफ। और ये आप अगर याद होगा, जिसका जरदारी साहब ने आज जिक्र भी किया था, सिर्फ ये 2 अफराद नहीं थे, 3 लोग उठाए गए थे। अगर आपको याद हो, जब चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे, बिल्कुल 3 जरदारी साहब के करीबी दोस्त उठाए गए थे, और उसके चंद हफ्तों बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। ये वो लोग थे जिनसे उस वक्त जो एजेंसीज जिन्होंने उठाया था, उन्होंने उनसे शुगर मिल्स के हवाले से डिटेल्स ली थी, और इनके जितने भी फाइनेंसेस के हवाले से। तो चीज़ें बज़ाहिर तो ऑन पेपर तो हमें नज़र आ रहा है कि बड़ा एक्शन हो रहा है, लेकिन जब मामलात अदालतों में पहुंचते हैं, जब मामलात इंक्वायरीज से आगे ट्रायल पर आते हैं, तो वहाँ हमें नज़र यह आता है कि वहाँ प्रोसिक्यूशन कहीं ना कहीं लैक करती है, कहीं ना कहीं फेल होती है, और जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जाहिर है उसको होता है जिसे आप अक्यूज़ कर रहे होते हैं। जी फाद, क्योंकि हमने देखा कि जब, जैसे अभी बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी मज़र ने, लेकिन हमने देखा कि जब एल कैपोन का भी तभी एम्पायर गिरी शिकागो क्रिमिनल की, जब उनका चीफ अकाउंटेंट पकड़े गए। यहाँ भी अगर असलम साहब इनके आते हैं, जिनको कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, तो ये जरदारी साहब का मुझे आउटबर्स्ट समझ तो आता है। फौज के ऊपर पढ़ना, डू यू सी एनी पैटर्न के ये बाय चांस नजर आ रहा है? बिकॉज ये बड़ी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी टारगेटेड थी, और पता था कि 10-15 मिनट का जो डिस्कोर्स है किसी एक क्वार्टर को मैसेज देने के लिए हुआ है। मेरा ख्याल है आप दुरुस्त कह रहे हैं मालिक। देखें, जिस तरह की बातें जरदारी साहब ने की आज, उससे ये जाहिर हो रहा था कि वो सोच समझ कर आए हैं कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, और उन्होंने किस तरह के अल्फाज में कौन सा पैगाम वहां तक पहुंचाना है। और मेरा ये ख्याल है कि जो असेसमेंट आपकी है, या जो मुझे लग रहा है कि जो आप कहना चाह रहे हैं, उसका रुख दुरुस्त है। वजह उसकी ये है कि ये जो मामला है ओमनी ग्रुप वाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये जिस तरह के मजहर साहब ने कहा कि ये पिछले महीने या उससे पिछले महीने तो शुरू नहीं हुआ, ये तो काफी अरसे से चल रहा है। और यही वो मामला है जिसकी अब जो ताने बाने हैं वो एक ऐसे जगह पे जाके मिल रहे हैं जहां पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इतने शवाहिद हो गए हैं कि कुछ गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं। खबर यही है, मैं मजहर साहब से अग्री करूंगा। खबर कुछ ऐसी है कि जितनी भी तफ्तीश हुई है और उसमें सुना यह है कि बड़ी, जिससे कहते हैं कि बड़ी क्लोजली उसको मॉनिटर किया गया है, और जो भी एविडेंस आई है उससे काफी हद तक जो मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग की, और जो अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट्स के जो कनेक्शंस हैं वो कहां पे जाके मिलते हैं, वो तमाम तर जो ट्रेल है वो अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास आ गई है।
और शायद वो उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां पे कोई बाकायदा तौर पर कुछ गिरफ्तारियां हो जाए। अब अगर यही वो चीज है जो जरदारी साहब को सता रही है, अगर मैं इस पे अज्यूम कर रहा हूं, तो फिर उनका जो फायरिंग लाइन में है वो इमरान खान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान साहब को तो महीना हुआ है आए हुए या 2 महीने हुए, ये उससे पहले का काम है। और जो एहतसाब का जो ये एक दौर है, मेरा ख्याल है इसमें भी शायद ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि उसमें जो रियासती इदारे हैं उनका ज्यादा फाल रोल है और सियासी हुकूमतों तो का फौज को इन्वॉल्व करने से क्या रिलीफ मिलेगी? देखिए एग्जैक्टली अगर रिलीफ ही मिलनी होती तो ये मामला यहां तक ही ना आता। वो पहले भी कई बार इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई और वो किसी एक लेवल पर आकर जब उसमें से अगर किसी ने कोई सियासी मफाद निकालना होता था तो वो निकल आता था और वो उस सारे मामले को एक संदूक में बंद कर और साइड पे रख दिया जाता था। लेकिन क्योंकि ये मामला इस नहज तक पहुंच गया है, इससे मुझे तो ये समझ आती है कि रिलीफ वाला ऑप्शन अब बहुत कम रह गया है और शायद इसीलिए रिएक्शन आ रहा है जो हमें देखने को मिला। भट्टी साहब, आपने दोनों दोस्तों की बातें सुनी। 2 सवाल। एक मेरा यही सवाल है कि आज फौज को क्यों टारगेट किया जरदारी साहब ने? अगर वो समझे कि जुडिशरी और ये गवर्नमेंट है, उन्होंने इमरान खान को भी आज सेकंड डिग्री करने की कोशिश की। ये तो मोरे हैं, एक्टर हैं, बैड एक्टर्स हैं जो सारी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे पपेट ऑन अ स्ट्रिंग वो रोल कर रहे हैं। क्या जो ये मार्केट में बातें फैली हुई हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की खामोशी, मरियम की खामोशी, ये भी एक लॉन्ग टर्म कोई ट्रूस का हिस्सा है कि शायद कोई सुलह सफाई हो जाए, इनको ये नज़र आ रहा है कि ये शायद मियाँ साहब पतली गली से निकल जाएंगे अपनी कोई चीज़ें ख़त्म करके और सारा मलबा मेरे पे आ रहा है। आज भी उन्होंने कहा है मैं ही टारगेट होता हूँ, मेरे दोस्त टारगेट होते हैं और इदारे को सामने। क्या ये एक पुशबैक है एक डेस्परेट आदमी का जो एक कोने में फंस रहे हैं, कि ये एक पूरी एक स्ट्रैटेजी बन रही है जिसमें अपोजिशन APC इकट्ठे मिलकर कल को बात करें? फौज को क्यों पड़ गए आज? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जब बंदा, आपने कभी किसी, अल्लाह ना करे कभी देखें, कभी देखा है कभी किसी बंदा डूब रहा हो तो वो जो हाथ पांव मारता है, कभी हाथ बाहर आ जाता है, कभी पांव, कभी कोई एक अजीब सी आवाज़ निकलती है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है। दूसरी बात है कि जो मखदूम अमीन फ़हीम जब रातों को ले जाते थे इनको पिम्स हॉस्पिटल से, उससे लेकर या पहले दिन से लेकर या वसीयत जब इस्तेमाल की तो ख्वाजा आसफ और मुस्लिम लीग नून का कंधा अमीन फ़हीम, या सबसे बड़े लाडले तो इस सिस्टम के जरदारी साहब रहे हैं और सबसे ज़्यादा मोराबाजी उन्होंने की है। उन्होंने खुद को मोमन कहा। मोमन एक सुराख से दूसरी मरतबा नहीं डसा जाता। आज मोमन उस पूरे सुराख में खुद घुस गए हैं कि वो दरिंदा और नासूर कहाँ है ताकि मैं उससे जफ्फी डाल दूँ, और शरीफ फ़ैन को गिरफ़्तार किया जाए, इनका VIP एहतसाब किया जाए वगैरह वगैरह। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ना उनको, नवाज शरीफ साहब को मेरी ज़रूरत है, ना मुझे उनकी ज़रूरत है, बल्कि हम दोनों को एक दूसरे की इस वक्त ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप अंदाज़ा करें, यानी अब क्या करें। आज भी एक बंदा खड़ा हुआ था, वो लेके खड़ा हुआ था अपने अकाउंट का कि 4 फैक्ट्रियाँ मेरे नाम निकल आई हैं। कल एक कैसर धोबी था, उसको पता ही नहीं था उसने स्टील की फैक्ट्री 100 अरब टॉप गया। हाँ नहीं, उसमें है जाली 42 अकाउंट्स हैं जिसमें 47 अरब रोटेट हुआ है, बेनामी 47 हैं जिसमें 54 अरब का। और आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये प्लेज की हुई थी, अनवर मजीद साहब ने 13.5 अरब की शुगर प्लेज की हुई थी, वो जब पता चला तो 1 अरब की है, फिर उनकी 11 अरब के स्टॉक्स गायब। हाँ तो गायब है। तो वो फिर उनकी 9 शुगर मिल्स हैं इनके पास। नहीं 2002 में अनवर मजीद साहब, ये बड़ी सक्सेस। मैं तो कहता असद उमर को, इनको असद उमर की जगह लगाएं ताकि हमारी मैशत सही हो। 2002 में पहली शुगर मिल लगी। आज 16 शुगर मिलें हैं, 19 पावर जनरेशन प्लांट्स हैं और 95 आज तक कंपनियां निकल चुकी हैं। ये है। और कब 25 लाख रुपए ये लेने गए थे नेशनल बैंक में 2008 में, नहीं दिया था उन्होंने, साख नहीं थी ठीक। आज क्या है, 80 अरब इन्होंने कर्जा लिया और दिया किसी और ने। वो एक अलग कहानी है, वो एक पूरा प्रोग्राम है कि कर्जा आप ले रहे हैं, पे मैं कर रहा हूं, वो छोड़ दें। और इस वक्त इन पे 50 अरब रुपया कर्जा बैंकों से लिया, 110 अरब के असास से सिर्फ पाकिस्तान में। और वो जो नेपरा में 14 रुपए की बेच रहे थे और 26 रुपए सब्सिडी मिल रही है फी किलो पे,
और जिसमें 9 रुपए फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, बाकी सिंध गवर्नमेंट दे रही है, और बाकी वो भी छोड़ दें जो 5 रुपए फी यूनिट दे रही है। ख्याल है ये भाईजान सिंपल सी बात है, ये फौज को जब हम लाते हैं ना, सारे मिल मिला के जब भी हम फौज को लाते हैं तो ये वो होता है जो आखिरी वक्त बंदा हार नहीं होता, छोटे होते कि मैं नहीं खेलना और पूरा एक मरतबा सारा। ये है कि सवाल ना पूछो, जो लूट मार की है वो ना पूछो। और ये अब इस जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इमरान खान की हर मरतबा जो हम पूछते थे ना कि उनसे कौन एनआरओ मांग रहे, वो भी खैर इमरान खान खुद बताएं, लेकिन मेरी इतलात है कि गैर मुल्कियों ने भी कोशिश की और मुस्लिम लीग नून के 2-3 रहनुमा भी बड़े एक्टिव रहे और इस चक्कर में, और पीपल्स पार्टी भी रही। ये एनआरओ की बात मजर मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक डिलेमा है। नवाज शरीफ साहब से पूछें, वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं मांगता, मुझे नहीं चाहिए। जरदारी साहब से पूछें, वो कहते हैं मैंने मुशर्रफ से एनआरओ नहीं मांगा, मैं किसी और से क्यों मांगूंगा। इमरान खान कहते हैं मैं किसी का एनआरओ नहीं होने दूंगा। मांगने वाले कहते हैं हम मांग नहीं रहे। जो एनआरओ देने में कोई रोल प्ले कर सकता है वो कहता है दुनिया देखिए तुझे मैं दूंगा नहीं। तो फिर एनआरओ डिस्कस क्यों हो रहा है? ना वो मांग रहे हैं ना वो देना चाहता है, कॉन्स्टेंटली एनआरओ डिस्कस क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो एनआरओ की बात चल रही है। देखिए मालिक, एक तो चीज़ ये कि इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, बल्कि मेरा ख्याल है अंदर से ही हेयरिंग के बाद बाहर आ रहे थे तो अनवर मजीद के बेटे को गिरफ्तार किया गया। और वो चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो आए थे कोर्ट में अपनी हेयरिंग के लिए, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो उनको गिरफ्तार करके FIA ले गई है। और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। कल एक और इम्पॉर्टेंट केस हुआ था जो नज़रअंदाज हो गया, और मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ख्याल में वो भी कहीं आगे जाके इन चीज़ों से लिंक ना हो जाए। और वो कल पहली मरतबा चीज़ें सामने आई कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई सिंध इनिशिएटिव फोर्स बनाई थी, और वो उसमें तकरीबन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, जिसमें कोई 40 बिलियन के RO प्लांट्स वाली जो चीज़ थी वो भी, और दीगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर मर्ज हो गए थे, उनको दे दिए गए थे। तो उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये सिंध इनिशिएटिव फोर्स क्या चीज़ थी। तो उन्होंने जो एडवोकेट जनरल थे और जो उधर थे सिंध गवर्नमेंट के लोग, उन्होंने फिर बताया कि जी ये मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इस फोर्स के अंडर दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा इन्होंने कुछ काम किया था नहीं किया था, ज़ाहिर डेवलपमेंट फंड्स उधर गया था तो उस पर काम हुआ नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो भी पता चले, और अगर नहीं हुआ तो क्या वो फंड्स वापस उन डिपार्टमेंट्स में गए या नहीं गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये ख़त्म हो गया है डिपार्टमेंट और ये फोर्स ख़त्म हो गई है तो फिर इसका क्यों ना फॉरेंसिक करवाया जाए। और फिर कल उन्होंने ये ऑर्डर किया कि सिंध इनिशिएटिव फोर्स के तहत जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके पास आए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उसकी ज़रा ऑडिटर जनरल से फॉरेंसिक करवा ली जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शायद आगे चल के, और इसमें कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि तकरीबन 105 ये मज़र ये कहीं दूसरा एक करप्शन, अनदर मेगा करप्शन कन्वीनियंट बनाने के लिए, करप्शन के लिए तो वन विंडो ऑपरेशन नहीं सेटअप किया गया था कि सारे फंड्स एक जगह डाल दो, एक ही फोर्स के नीचे डाल दो, 20 डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग के बजाय एक ही जगह से दिहाड़ी लगा लो। हाँ वो हो सकता है, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा असल क्या है। देखें, मैं फिर वही उस चीज़ की तरफ जाऊंगा। आप कराची ऑपरेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी मालिक 2015 में गालबन, जिसमें नवाज शरीफ साहब शरीक थे, जिसमें आसिफ अली जरदारी थे, जिसमें जनरल राहील शरीफ थे, जिसके अंदर तमाम DGMI, DGISI, सारे DG रेंजर, सारे लोग थे। और उस मीटिंग में ऑलमोस्ट सिंध गवर्नमेंट की जो है वो एक तरह से चार्जशीट कर दिया गया था सिंध गवर्नमेंट को, जिसपे जो सोर्सेज हैं जो उधर हमारे थे, उन्होंने ये बताया था कि जरदारी साहब वॉज वेरी नर्वस जब वो, क्योंकि उन्होंने उस वक्त इशारा भी किया था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को कि वो जवाब दें, और उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी। तो उसके बाद उस वक्त DG रेंजर जनरल बिलाल थे, और उनके लैपटॉप से सुना है कि उनके लैपटॉप में वो सारी डिटेल्स थी जो फिर पेश की गई। जब मीटिंग ख़त्म हुई है तो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से ये कहते हुए गए बकौल सोर्स के कि ये इस वक्त मेरे साथ हो रहा है,
याद रखें कि ये कल आपके साथ भी होगा। और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो हमें नज़र आया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल एक तरफ हो गए। आज मुझे ये लगता है जो इमरान खान जिस एनआरओ की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम लीग नून कोई उनको अप्रोच कर रही है, कुछ रहनुमा अप्रोच कर रहे हैं। भट्टी साहब की ज़ाहिर अपनी सोर्स होंगी यकीनन, लेकिन मुझे वो रैशनल नहीं लग रहा उसके अंदर। मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब ने किसी और को ये मैसेज दिया है कि अगर कोई किसी तरह की कोई बातचीत किसी से चल रही है तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसमें लग ये रहा है कि जो नवाज मुझे यहाँ पे खिंचे मज़र मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है। बिल्कुल आपने वो जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग की बड़ी मज़ेदार बात सुनाई, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, उससे नेक्स्ट वीक एक पंजाब में एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी थी और इस मीटिंग के बाद वो बड़ी मुश्किल से कैंसिल करवा दी गई और उसमें भी जनरल राहिल शरीफ ने तब जाना था, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल करवा दी गई। और आई थिंक वो जो कराची वाला फ्लेवर था उसको देखते हुए, और जरदारी साहब की वो बात भी बड़ी रेलिवेंट थी कि आज आपकी मेरी बारी कल आपकी भी होगी, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ जो मैं आके फाद से ही पूछूंगा और भट्टी साहब पूछूंगा कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेइंग हार्ड टू गेट। नवाज शरीफ साहब ये APC के ऊपर वाई वो इतना मुश्किल क्यों बन रहे हैं, क्यों उनकी तरफ से रेडली एक एक्सेप्टेंस नहीं आई? क्योंकि लॉजिक ये कहती है कि वो भी सख्त शिकंजे में हैं, उनकी भी मुसीबत में जान आई हुई है, फाइनेंशियल क्राइम्स का उन पर भी इल्ज़ाम है, पॉलिटिक्स उनकी डोल्ड्रम्स में है, जरदारी साहब भी उसी शिकंजे में हैं। तो ये बाय ऑल अकाउंट्स ये एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और वो कश्ती एक आबशार की तरफ जा रही है बड़ी स्पीड से। तो इन दोनों को तो बीच में इकट्ठे बैठ के चप्पू चलाने होंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर इतनी रिलक्टेंस क्यों है, क्यों इतना वो उसमें सोच का शिकार है? क्या ये ईगोस है? ईगो से ज़्यादा बड़ी बात है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक में। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह जरदारी साहब ने उस मीटिंग के बाद नवाज शरीफ साहब को कहा कि आज मेरी बारी है, कल को आपकी भी आएगी। फहद आप लाहौर में बैठे हुए, दो चीज़ें हमें समझाएं। एक तो नवाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की पुरस्कार खामोशी, पहले था कि जी चेलम की वजह है या वो है, लेकिन बहुत चीज़ें उससे ज़्यादा हैं, वो ज़रा समझा दें। और दूसरा, अगर दोनों की सोच ऐसी है, जरदारी साहब की भी और शरीफ ख़ानदान की भी, तो ये इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? ये रिलक्टेंस किस बात की है? क्या कहीं पे वादे चल रहे हैं कि हम अलायंस नहीं बनाएंगे, अपनी अपनी अलहदा डील की कोशिश हो रही है? देखिए मालिक, मेरा ख्याल है यही वजह है कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ आए हुए हैं, और आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल हुआ जरदारी साहब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे भी बुलाया गया है, उसमें नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। और मुझे हैरत होगी अगर वो बिल आखिर इसमें शरीक होने के लिए आमादा हो गए, बज़ाहिर लगता नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सियासत हमें नज़र आ रही है PMLN की, उसमें एक प्रोएक्टिव किस्म का अपोजिशन का महाज बनाना जो है वो उसकी लॉजिक में फिट नहीं होता। ये वो फेज़ है PMLN की सियासत में जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब अपने जो उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको भुगत रहे हैं, और वो मेरा ख्याल नहीं चाहते कि इस वक्त एक कानूनी महाज के साथ साथ एक सियासी महाज को बैक वक्त खोला जाए। दूसरा ये कि मरियम साहिबा का जो मामला है कानूनी तौर पर वो भी एक मंतकी अंजाम तक जा रहा है, और शायद उसका भी इंतज़ार है कि वो एक बार एक किसी अंजाम तक पहुंच जाए, जिसके बाद फिर वो एक सियासी जो अपने इक़दाम है उनको उठाएं। और तीसरी बात, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि खुद नैब की हिरासत में हैं, तो वो भी PMLN की नई सियासत को सूट कर रहा है, क्योंकि वो जो एक तासुर था कि जनाब वो एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रिजेस बनाना चाहते हैं, और उससे एक दोगलापन जो PMLN की सियासत में नजर आ रहा था, वो इस हिरासत की बुनियाद पर PMLN अब ये समझती है कि हमारा जो बयानिया है वो कुछ हद तक उसमें एक एका आ जाएगा। तो इस वक्त एक खामोशी, एक ठहराव, एक पीछे होकर बैठना, ये PMLN को सूट कर रहा है। और इसमें जो मजीद हवा भर रहा है उनकी स्ट्रैटेजी को, वो PTI की गवर्नमेंट की अपनी जो नलायकियां हैं
उससे उनको ये एहसास हो रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यही हिकमत अमल उनकी चलती रहेगी, न वो पीटीआई की तरफ हमला आवर होंगे प्रोएक्टिवली, न वो मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब के पास जाकर बैठेंगे। वो अभी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर खामोशी से बैठेंगे। अच्छा बेडी साहब, आपने बातें सुनी और जब दोस्त बोल रहे होते मैं साथ साथ स्टूडियो में आपकी आहिस्ता आहिस्ता बातें भी सुन रहा होता हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप एक ज़रा शॉर्ट सुने और फिर वो भी लें कि जब नैब चेयरमैन के बारे में, चाहे वो आर्मी चीफ हो या नैब का चेयरमैन हो, पहले पूरी बंदूकें दागते हैं जरदारी साहब और फिर उसका एक पैटर्न होता है हटने का, फिर बीच में लोग पढ़ते हैं। मुझे इस तरह आज की भी ज़रा बंदूकों का ज़रा समझाइएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेमोरी फ्रेश करने के लिए दो नाजरीन की भी ज़रा वो नैब वाला पीस चलाइएगा। जरूर आया था, मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफुर रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा, तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? ये जो दूसरे बैठे हैं ना, जिनके बाल ही नहीं खराब होते। जी बेडी साहब, क्या मजाल, क्या हैसियत, उनको 3 साल के लिए आते हो, हम यही हैं। आज भी उन्होंने कह दिया है आप अपने काम से, ये आपका काम नहीं है और गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतनी डेस्परेटनेस सब कुछ, ये आप आने वाले दिनों में क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये, अब मेरा तो ख्याल था कि इकट्ठे हो जाएंगे सारे। पहले तो वो आपने एक फ़िक्रा बोला था कि कश्ती आबशार की तरफ जा रही है, वो फ़िक्रा दुरुस्त करें। आबशार तो होता है बड़ा अच्छा मंजर, कश्ती भंवर की तरफ जा रही है। नहीं, आबशार से गिरती है नीचे। अच्छा, वो आप नायग्रा वाला कह रहे हैं, नायग्रा फॉल्स वाला, लेकिन बहरहाल भंवर में कश्ती फंसना हमारा एक वो था। तो दूसरी बात ये है कि ये आप क्या समझते हैं? देखें, उस दिन काशिफ साहब के शो में मैंने कहा था कि सारी सूरत हाल को सम अप करें, हाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ, 3 फिक्रें हैं। इस तरह कैसे बचेगा? अब सुनिए, पहले होता है कि हवाई फायरिंग। आप क्या समझते हैं कि ये जो मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब जल्द से अवामी अदालतें लगा रहे थे, वोट को इज्जत दे रहे थे? ये आप चुप रह के वोट की इज्जत दे रहे हैं? उठने का वक्त आ गया, 71 साल में बदलने का वक्त आ गया। किधर गए वो बदलाव और वो वक्त? अब वो सवाल होता है, कहता है मरियम औरंगज़ेब से पूछ लें। और मैं जनाब स्पीकर, मेरे तो जहाँ वहाँ सिग्नल भी नहीं आते, टीवी भी नहीं, रेडियो बेच चुका हूँ, इमरान खान की तकरीर ही नहीं सुनी। तो ये आप क्या देखिए, और आप डान लीग गलत, डान लीग सही, ये मौक़िफ़ था। धरने पे पीछे कोई हाथ था, धरने के पीछे कोई हाथ नहीं था, ये मौक़िफ़ था। मुशाहिदुल्लाह, परवेज़ रशीद, तारिक फ़ातमी साहब गलत थे, वो सही है, ये कोई मौक़िफ़ था? यानी ये आप क्या समझते? जरदारी साहब क्या, जब भी इनको मौका मिला है, जब भी मौका मिलेगा, पूरी लाइफ, इनकी पूरी लाइफ है एनआरओ, निके निके एनआरओ। खुर्शीद शाह ने कहा नहीं असगर खान केस में हम नवाज शरीफ उन्होंने एफ आई उन्होंने कहा हम अपनी दाढ़ियाँ उनको पढ़वा दें। पनामा इनके पास है, जब चेयरमैन पब्लिक सेक्शन कमेटी थे। FBI हैंड्स अप, नैब हैंड्स अप, स्टेट बैंक हैंड्स अप, FIA हैंड्स अप। हमारा काम ही नहीं है। सारों ने वही काम किए हैं कि नहीं किए? जब मैं एनआरओ की बात कर रहा था तो फाद ने एक बात की, उन्होंने कहा कि शायद वो भी किसी को मैसेज दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी, कि एनआरओ नहीं होगा। अगर एनआरओ होता है तो 2 ही जगह से एनआरओ मिल सकता है ना आपको, या आपको अदालत दे और फ़ौज दे। और अगर फ़ौज आपके साथ कर रही है एनआरओ, चाहे नवाज शरीफ साहब हों चाहे जरदारी साहब हों, तो फ़ौज और अदलिया को एक पेज पे होना ज़रूरी है, तभी एनआरओ होगा। जरदारी साहब के केस में गवर्नमेंट, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज पे है, इंक्वायरीज़ हैं, तो शायद गवर्नमेंट का पेज पे होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ के मामले में मामलात अदालत में हैं, तो इसलिए वहाँ अदालत का साथ होना ज़रूरी है। तो अगर एनआरओ जिन्होंने देना है, वो दोनों तो अलहदा एक इदारे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है। तो इमरान खान साहब के कहने से या ना कहने से एनआरओ कैसे रुकेगा? अच्छा, पहले वो जो 1-2 फिक्र है, गॉड फादर, सिसिलियन माफिया, आज तक तकलीफ है। पेंट हाउस, बैरी कजाक, डेली मेल ने कहा कोई तकलीफ नहीं। इमरान खान ने गलत इल्ज़ाम लगाया, 10 अरब का हर्जाने का नोटिस। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इल्ज़ाम लगाया, आप क्यों चुप हैं? तो दूसरी बात, ये एनआरओ, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे सोचें। अगर इस मरतबा, पहली बात तो ये है कि इमरान खान, या ये बारियां लगी हुई थी, ये रोज़ रोज़ मिसाके जमहूरियत हो रहे थे, रोज़ रोज़ निक्के एनआरओ हो रहे थे। मज़र साहब का एक फ़िक्र है कि इस जमहूरियत की बुनियाद एनआरओ पे, ठीक कह रहे हैं।
बीबी मुशर्रफ NO, बीबी नवाज शरीफ NRO, जरदारी मुशर्रफ NRO, खुर्शीद शाह NRO, पार्लियामेंट NRO, सारा कुछ। अब अगर ये एक पेज पे, पहली बात तो इमरान खान दे नहीं सकते कानून साजी के अलावा, अदलिया नैब, कुछ नैब में है, कुछ अदालतों में है, भी कोई नहीं उनका। और दूसरी बात ये है कि तकलीफ ही ये है, ये बारियां लगी हुई थी, पीपी नून लीग, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरे हवारी, पूरे हमनवा उनके दरमियान में इमरान खान आ गया। अगर अब इस वक्त इस मुल्क में एक कोई NRO हो गया, कोई सुलह हो गई, तो इस मुल्क का, इस किताब का कोई हक नहीं, कोई एक पेज पे आ गया, इस किताब का कोई हाल नहीं। उससे ज्यादा आई थिंक PTI की या इमरान खान की अपनी सियासत। इमरान खान देखें, कल 5 साल पहले कोई ये मंजरनामा सोच सकता था कि इमरान खान वज़ीर आज़म पर नवाज शरीफ नायल हो जाएगा? कोई सोच सकता था अल्ताफ हुसैन इस तरह पर से मंजर में? ये चीजें मैटर नहीं, इमरान खान मैटर नहीं करता, जरदारी मैटर नहीं करता, नवाज शरीफ मैटर नहीं करता, पाकिस्तान मैटर करता है। पाकिस्तान डूब जाएगा अगर इस मरतबा इन चोरों, लुटेरों, लुट मार करने वालों को दोबारा NRO मिले। यहीं पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके मैंने आपसे ग्राउंड की भी बात करनी है और शाहरुख चतोई साहब की भी आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है कि जहाँ पे सजाए मौत की कोठरी में भी अगर इंसान हो, लेकिन के पैसे का इतना गरूर कि आप देख के इंसान दहल रह जाए कि ये किस किस्म के लोग हैं। दोनों चीज़ों में आप बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मैंने अभी 2 सब्जेक्ट्स और डिस्कस करने, लेकिन मैं इस पॉलिटिकल इशू को एक साइड पे रखना चाह रहा हूँ। फहद, पहले इस पर क्विक कमेंट मुझे चाहिए। मैंने भी कोशिश की थी कि गवर्नमेंट का और PMLN का इस पर वर्जन आ जाए जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, लेकिन वो नज़र आ रहा है कि अभी जैसे वो अवॉइड कर रहे हैं कि क्लियर कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी कि हमने क्या करना है। आपको भी आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में क्या नज़र आता है? आपको ये APC कहीं जाती नज़र आती है कि हवा में उड़ती नज़र आती है? और अगर ये इसमें नवाज शरीफ का आना या ना आना कितना सिग्निफिकेंट है? मुझे ये APC कोई बहुत आगे तक जाती हुई नज़र नहीं आ रही, और ना ही मुझे इसके नतीजे में कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली नज़र आ रही है जिससे कोई ठोस नताइज जो हैं वो सामने आए। मियाँ नवाज शरीफ का इसमें जो हिस्सा लेना है, मालिक, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। अगर हो गया तो मुझे हैरत होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई नुमाइंदगी, कोई सीनियर लीडर, कोई राजा जफरुल हक या कोई और शायद कोई शख्स है वो नुमाइंदगी कर ले, लेकिन वो फिर टोकन नुमाइंदगी होगी, खाना पूरी होगी। और उसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आपके ख्याल में अभी वेट एंड सी की पॉलिसी चलेगी PMLN जिससे गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाए? मजर, अगेन आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो सारा जो आज पिच पे ले गए हैं जरदारी साहब, क्या ये कोई इमिनेंट और अरेस्ट इंक्लूडिंग हिज ओन अरेस्ट फेयर कर रहे हैं, या इनका ख्याल है कि इनकी हमशीरा या कोई बहुत करीब के लोग ऐसे अरेस्ट होने वाले हैं इस केस में कि जिसके बाद ये चीज़ बिल्कुल अपने फाइनल स्टेज में चली जाएगी? और अगेन वही सवाल, अगर ये और नवाज शरीफ का इकट्ठे होना या ना होना, इसकी सिर्फ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी? देखिए मालिक, जरदारी साहब ने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये बहुत गैर मामूली, मुख्तसर सही लेकिन बहुत गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसका बराह रास्त ये जो ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़ हो रहा है और जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया, इसके अलावा और कुछ नहीं था इसका। और यही एक वजह है, गालिबन नवाज शरीफ साहब भी थोड़े से रिलक्टेंट इस वजह से हैं कि वो और उनके कुछ दोस्त ये समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ जरदारी साहब हमसे मिलें और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी बारगेन हो जाए। तो एक तरीके से एक दूसरे पे अभी वो एतमाद बहाल नहीं हुआ है नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का। मुझे लग रहा है कि जो हमला आवर जिसकी बात कर रहे हैं, लगता यही है कि हमला आवर इमरान खान होंगे, क्योंकि वो एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, एग्रेशन उनके अंदर भरा हुआ है, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। और NRO कहीं ना कहीं कभी ना कभी होगा ज़रूर। देखिए NRO को आप किस अंदाज में लेते हैं। हमारी यहाँ NRO मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, इस वक्त जो PTI की कोलिशन गवर्नमेंट है वो भी एक NRO पे ही मुश्तमिल है, चाहे वो PMLQ PTI का अलायंस आप देख लें, जनूबी पंजाब और PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग जिस तरीके से इनके साथ आए हैं, इंक्लूडिंग बाबर एवान,
जो सुएज अकाउंट के हवाले से बड़े बहुत मुतहर्रिक रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, तो ये कहीं ना कहीं एनआरओ होगा। पाकिस्तान की सियासत तब्दील ज़रूर हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके बात वहीं रुकेगी कि जी सियासतदानों का तो एहतसाब आप कर रहे हैं, जेल में भी डाल रहे हैं, उनको हथकड़ी भी लगा दें, आप सज़ा भी दिलवा दें, लेकिन क्या इस मुल्क में सिर्फ करप्शन सियासतदानों ने की है? क्या इस मुल्क में करप्शन सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ने की है? क्या इस मुल्क में करप्शन सिर्फ सिविलियंस ने की है? बाकी केसेस क्यों गायब हो जाते हैं? बाकी करप्शन इंक्वायरीज क्यों गायब हो जाती हैं? वो क्यों नहीं हाईलाइट होती? जब तक वो एड्रेस नहीं होगा, you've got a very strong point आगे here. चल You've got a very strong point build here. होगा। ये बात तो ठीक है मजहर की भट्टी साहब कि सारी चीज़ें आके सारा शतीर टूट क्यों जाता है सिर्फ सिविलियंस के ऊपर, ये इशू तो है। और अगर ये जो एक टारगेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या निकाल पाएंगे इसमें से ज़रदारी साहब? पहली बात तो ये है कि मेरी तो यानी ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश है कि खा वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हो, सब का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी या जिन इदारों की तरफ हम ढके छुपे लफ्ज़ों में करते हैं, इनका किन्होंने करना है? इन लोगों ने जो क्योंकि ये इतने करप्ट हो चुके हैं, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, हर जमात में करप्ट बैठे हुए हैं और राज कर रहे हैं। ये जब वक्त आता है तो ये इस वक्त अपनी जायदादें, अपने माल अपना बचा कर निकल जाते हैं और अब फिर देखते रह जाते हैं। किसको चांस नहीं मिला? जरदारी साहब सदर नहीं थे, अपनी हुकूमत नहीं था, नवाज शरीफ 3 मरतबा बने हैं प्राइम मिनिस्टर, और सारे हैं, किसने करना था? क्या नजर आ रहा है? वेरी क्विकली बाकी ना देखिए, ये अपने माल आल और हाल के लिए मिलेंगे भी, इकट्ठे भी होंगे, लेकिन ये ना अलायंस है, ये चूं चूं का मुरब्बा है, भांत भांत की बोलियां हैं, ना नजरिया है, ना प्लानिंग है, ना मुस्तकबिल है, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है और इस मर्तबा नहीं बचना चाहिए, नहीं बचेगा, नहीं बचना चाहिए। तीनों मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, मैंने बहरिया टाउन की आपसे बात, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कराची में आड़े हाथों लिया बहरिया टाउन को और उन्होंने वही इशू उठाया जो आज से कुछ दिन पहले मैंने उठाया था। उन्होंने कहा जो ये रजिस्ट्रीज वगैरह होती हैं या नहीं होती इन मोस्ट केसेस, उनकी फ़ीस कहाँ जा रही है, कहाँ पे रेवेन्यू जमा हो रहा है, जिस पर बहरिया टाउन के जो अफसरान थे उन्होंने कहा कि जी हम सारे गवर्नमेंट ड्यूज़ दे रहे हैं और उसके ऊपर होगा। ये उसका फॉरेंसिक ऑडिट भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया है और ये करोड़ों में ये जो रकमें हैं जो जाती हैं, एक प्लॉट की फ़ाइल पता नहीं कितनी दफ़ा हाथ बदलती है, बिकती है, ख़रीदी जाती है। इस पर उनका बड़ा सवेयर स्टांस था। और लेकिन असल इशू अभी भी एक रह गया है कि जो ओनरशिप है, ओनरशिप का क्वेश्चन अभी भी रहता है। वेरी क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या बात की थी। एक पार्टी बनी थी इस मुकदमे के अंदर, वो थे जो रिहायशी थे वहाँ के। बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि जब आप बहरिया टाउन में ज़मीन लेते हैं तो एक्चुअली वो ज़मीन भी आपके नाम लीगली उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा केस होगा, बातें सामने आएंगी कि बहरिया टाउन कानून के मुताबिक जब आप वहाँ पे कोई प्लॉट लेते हैं तो उस प्लॉट को रजिस्ट्री उसकी एक फ़ीस होती है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाती है। लेकिन बहरिया टाउन में वो रजिस्ट्रीज नहीं हो रही। वो आपको एक ट्रांसफ़र लेटर मिलता है और वही प्लॉट अगर 10 बार ही बिक रहा है तो वही ट्रांसफ़र लेटर बार बार उसकी एक फ़ीस होती है जो बहरिया टाउन खुद लेता है। दिस प्रैक्टिकली अमाउंट्स टू इवेजन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, और इस पर भी बात होगी। और ये जब आप मैथ्स करेंगे और जब आप हज़ारों कैनाल देखेंगे और उसके ट्रांसफ़र्स और मल्टी ट्रांसफ़र्स देखेंगे तो आप फिगर ऐड कर लें कि जो अरबों में, करोड़ों में, टेंस ऑफ करोड्स में फ़ीस जानी चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, वो नहीं जा रही। और बहुत से लोग जो लोग इस वक्त बैठे हुए बहरिया टाउन में, मैं उनकी भी एडवाइस ये है कि आप ये देख लीजिए कि आप उसके ओनर हैं ज़मीन के कि नहीं है, कि आप उस पर लेसी के तौर पे बैठे हुए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। इस प्रोग्राम के बाद मुझे बहरिया टाउन के एक बहुत आला जो ओहदेदार हैं उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि जी असल में वजह ये नहीं है कि हम ट्रांसफ़र नहीं करवाते, बल्कि बहुत से लोग खुद ट्रांसफ़र नहीं कराते क्योंकि वो असल रकम नहीं देना चाहते और इसके ऊपर जौन सा है वो ब्लैक मनी होता है, तो शायद उसकी वजह से वो रिकॉर्ड पे नहीं आना चाहते। आपसे भी दरख्वास्त है और उनका आप हमें बताएं अगर आपसे कोई शिकायत करे। अगर आप लोगों में से कोई ऐसे लोग हैं जो करवाना चाहते हैं और नहीं उनके किए जा रहे तो काइंडली हमारे से भी शेयर करें। हम ये मसला भी उठाएंगे, बहरिया टाउन से भी पूछेंगे कि ये कौन कर रहा है, क्या लोग खुद नहीं ट्रांसफ़र करवा रहे या बहरिया टाउन नहीं करवा रहा। बाकी बातें कल तक, इजाज़त दीजिए। सलाम।